हेडिंगटन इंग्लैंड में एक तामीराती मकाम पर खुदाई के दौरान मजदूरों को मलबे के नीचे एक गैर फटा हुआ बम मिलता है। फौरन पुलिस और बम डिस्पोजल हुक्काम को इत्तला दी जाती है। इस ऑपरेशन की निगरानी हेडक्वार्टर से चीफ सुपरिंटेंडेंट जोजाना ग्रीनफील्ड गोगो मबाथरा करती है, जबकि जाए वकुआ पर मेजर विल ट्रॉन टीम की क़यादत कर रहे होते हैं। विल का अंदाजा होता है कि ये बम दूसरी जंग अजीम के जमाने का है। मुमकिना खतरे के पेश नजर आस पास के तमाम घरों और अपार्टमेंट्स को फौरी तौर पर खाली करा लिया जाता है। उन्हीं रिहायशियों में रहीम इल्हाम उस्सास भी शामिल है, जो अपने उम्र रसीदा वालिदैन के साथ रहता है। इसके वालिद व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनखला मजीद नहीं खींच पाता। इधर बम मिलने वाली जगह पर मेजर विल ट्रॉन्टर इंतहाई एहतियात से बम को कीचड़ में से निकालना शुरू करता है। इसी दौरान इसे एहसास होता है कि बम में टाइम फ्यूज लगा हुआ है और वो उसकी टिक टिक की आवाज भी वाज़ेह तौर पर सुन सकता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड एक ताकतवर मकनातीस मैग्नेट की मदद से टाइमर को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो एहतियातन बम के इर्द गिर्द एक मजबूत हिफाजती दीवार बनाना शुरू करते हैं, ताकि अगर बम फट भी जाए तो धमाके के असरात को महदूद किया जा सके। ट्रॉन्टर की टीम का एक रुकन कॉर्पोरल मार्टिन बम का मुआयना करते हुए एक अजीब बात नोट करता है। बम की सतह पर एक चमकदार चांदी जैसा हिस्सा मौजूद होता है, जो हैरानकुन है, क्योंकि अगर ये वाकई दूसरी जंग अजीम का बम होता तो इतने बरसों बाद इस पर ऐसा नया और चमकदार हिस्सा मौजूद नहीं होना चाहिए था। दूसरी जानिब डाकू जेर जमीन रास्ते से कामयाबी के साथ बैंक में दाखिल हो जाते हैं। वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस तोड़कर उनमें मौजूद बड़ी मिकदार में नकद रकम, जेवरात और कीमती अशिया लूट लेते हैं। इसी दौरान योर्गोस जॉर्ज कारिलस एक मखसूस भूरा बैग ढूंढ लेता है, जिसमें वो चीज मौजूद होती है जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। अचानक बम दोबारा टिक टिक करना शुरू कर देता है। सूरत हाई एहतियात के साथ बम पर काम शुरू करता है, क्योंकि मामूली सी गलती भी खौफनाक धमाके का सबब बन सकती है। इसी दौरान हेडक्वार्टर में चीफ सुपरिंटेंडेंट जोजाना ग्रीनफील्ड निगरानी कर रही होती है। पुलिस थर्मल कैमरों से मिलने वाले हीट सिग्नेचर्स का जायजा लेती है और उन्हें मालूम होता है कि खाली कराए गए बैंक के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं। ग्रीनफील्ड फौरन ट्रॉन्टर को हुक्म देती है कि बम पर काम रोक दिया जाए। हालांकि ट्रॉन्टर इस फैसले से सख्त नाखुश होता है। वो एक पुलिस गाड़ी को फौरी तौर पर बैंक की तफ्तीश के लिए रवाना कर देती है। बैंक के करीब एक पुलिस अफसर एक गली में योर्गोस जॉर्ज कारिलस को देख लेता है। अपनी शनाख्त जाहिर होते ही कारिलस भाग खड़ा होता है और दौड़ते हुए रेडियो के जरिए अपने साथियों को फौरन फरार होने का हुक्म देता है। इसी लम्हे बम की टिक अचानक बंद हो जाती है और चंद ही लम्हों बाद एक जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके से विल ट्रॉन्टर और उसकी टीम जख्मी हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो धमाके के मरकज से इतनी दूर होते हैं कि किसी की जान नहीं जाती। डाकू इसी बड़े धमाके को अपनी तवज्जो हटाने वाली चाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो पहले से तैयार किए गए ड्रोन्स के जरिए लूटा हुआ नकद, जेवरात और दीगर कीमती सामान इलाके से बाहर मुंतकिल कर देते हैं। पुलिस फौरन गाड़ियों और पैदल उनका ताक़ुब शुरू करती है, मगर डाकू पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक फरार होने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रहती है। धमाके के बाद कॉर्पोरल मार्टिन अलेक्जेंडर आर्नोल्ड मेजर विल ट्रॉन्टर से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि ये बम दूसरी जंग अजीम का नहीं हो सकता। इसके मुताबिक बम पर मौजूद गैर मामूली निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये कहीं ज्यादा जदीद है। अगरचे ट्रॉन्टर शुरू में इस नजरिए से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन वो फैसला करता है कि इस बारे में चीफ सुपरिंटेंडेंट जोजाना ग्रीनफील्ड को जरूर आगाह करेगा। वो ग्रीनफील्ड को मशवरा देता है कि बम के बाकी मानदा जर्रात का कीमियाई तज्जिया हम कराया जाए, ताकि मालूम हो सके कि इसमें कौन से जदीद मादे इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरी जानिब पुलिस बैंक का मजीद मुआयना करती है तो उन्हें तहखाने की दीवारों में किए गए सुराख मिलते हैं। इससे फौरन वाज़ेह हो जाता है कि बम की शहर भर में पुलिस चेक पोस्ट कायम करने का हुक्म देती है, ताकि फरार होने वाले डाकुओं को शहर से बाहर निकलने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सके। इधर डाकू अपनी वैन में फरार हो रहे होते हैं कि रास्ते में एक पुलिस नाका उनका रास्ता रोक लेता है, लेकिन उन्होंने पहले ही जाली मेंटेनेंस कंपनी के कागजात तैयार कर रखे होते हैं। पुलिस उन दस्तावेज गुजरने के बाद डाकू अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील कर देते हैं, ताकि उनका सुराग न लगाया जा सके। फिर वो शहर की हुदूद से बाहर निकलते ही खुशी से नारे लगाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी खतरनाक डकैती कामयाब हो चुकी है। आखिरकार वो शहर से बाहर वाक़े एक छोटे से घर में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने अगले मंसूबे पर बात करने लगते हैं। कारिलस ये कहकर बाहर निकलता है कि उसे एक जरूरी फोन कॉल करनी है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है अचानक कई मुसल्लह अफराद घर में घुस आते हैं। वो बाकी तमाम डाकुओं पर हमला कर देते हैं, उन पर फायरिंग करते हैं और उन्हें काबू करके रस्सियों से बांध देते हैं। जल्द ही ये हकीकत सामने आती है कि ये हमला आवर दरअसल कारिलस के अपने आदमी है। उसने अपने ही साथियों को धोखा दिया होता है। इन नए अफराद में उसका कजन लोडो ड्रेगोश बुकुर भी नकली है। ये देखकर कारिलस के होश उड़ जाते हैं। वो एक एक हीरा गौर से देखता है और यकीन कर लेता है कि वाकई तमाम हीरे जाली हैं। वो बार बार कसम खाकर कहता है कि उसे असली हीरों के बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन लोडो इसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो गुस्से में एक भारी रिंच से कारिलस का हाथ पूरी तरह तोड़ देता है। इसके बाद इसके आदमी जख्मी कारिलस को घसीटकर गाड़ी की डिगी ट्रंक में बंद कर देते हैं और उसे अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। फॉरेंसिक माहिरीन बम के बाकी मानदा हिस्सों का तफसीली मुआयना करते हैं और एक चौंका देने वाला इंकशाफ करते हैं। तहकीकात से मालूम होता है कि ये बम दूसरी जंग अजीम का नहीं था, बल्कि बरतानवी फौज का जदीद फौजी बम था। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि पूरा वाकया एक सोची समझी साजिश
साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद पुलिस और बम डिस्पोजल टीम की तवज्जो हटाना था। दूसरी तरफ रहीम अपने अपार्टमेंट की छत पर सिगरेट पीने के लिए जाता है। वहाँ वो एक पाइप के अंदर एहतियात से छुपाया हुआ भूरा बैग निकालता है। फिर वो अपने सूटकेस को अंदर से काट इसी दौरान रात की क़यादत संभालता है और वो सब मिलकर लूडो और कारिलेस की गाड़ी का ताक़ुब शुरू कर देते हैं ताकि बदला लिया जा सके और असल हकीकत तक पहुंचा जा सके। उधर गाड़ी की डिग्गी में तैद कारिलेस बड़ी मुश्किल से अपने मोबाइल फोन के जरिए एक नामालूम नंबर पर मदद का पैगाम भेज देता है, जिसमें अपनी मौजूदा लोकेशन भी शामिल कर देता है ताकि कोई आकर उसे बचा सके। पुलिस स्टेशन में चीफ सुपरिंटेंडेंट जोजाना ग्रीनफील्ड मजीद तहकीकात करती हैं। उन्हें मालूम होता है कि जिस फ्लैट को डाकू इस्तेमाल कर रहे थे उसका लीज कारिलेस के चचा के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी दौरान वो कारिलेस का मुजरिमाना रिकॉर्ड भी हासिल कर लेती हैं, जिससे तफ्तीश का रुख मजीद वाज़े होने लगता है। एक्स और उसके साथी अपनी गाड़ी में लोडो की गाड़ी का पीछा करते हुए आखिरकार उस तक पहुंच जाते हैं। एक्स अपनी गाड़ी पूरी ताकत से लोडो की गाड़ी से टकरा देता है। दोनों गिरोहों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। एक्स अपने मुखालिफों पर काबू पा लेता है, उनमें से एक की बंदूक छीन लेता है और इसी हथियार से लोडो और उसके आदमियों को हलाक कर देता है। इसके बाद एक्स कारिलेस को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालता है। कारिलेस अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वो बेकसूर है, लेकिन एक्स उसकी एक नहीं सुनता। वो एक प्लास्टिक का थैला कारिलेस के सर पर चढ़ा देता है ताकि उसका दम घट जाए। जैसे ही कारिलेस की सांस बंद होने लगती है, अचानक एक गोली आकर एक्स की गर्दन में लगती है। ये गोली मेजर विल ट्रॉन्टर ने चलाई होती है, जो बर वक्त वहाँ पहुंचकर कारिलेस की जान बचा लेता है। उस मौके से फायदा उठाते हुए कारिलेस फौरन वहाँ से भाग निकलता है। वो पहले एक होटल जाता है जहाँ नहाकर अपने कपड़े तब्दील करता है ताकि अपनी शनाख्त छुपा सके और फिर सीधा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है ताकि मुल्क से फरार हो सके। दूसरी जानिब कॉर्पोरल मार्टिन आर्नल्ड खुद चीफ सुपरिटेंडेंट जोजाना ग्रीनफील्ड से मिलने आता है। वो उन्हें बताता है कि विल ट्रॉन्टर माजी में नफसियाती मसाइल का शिकार रहा है। आर्नल्ड के मुताबिक ट्रॉन्टर जंगी इलाकों में अपनी ड्यूटी दफ्तर में मौजूद तफ्तीशी बोर्ड पर लगी तफ्तीशी देखते हुए आर्नल्ड अचानक रहीम की तस्वीर पहचान लेता है। उसे याद आता है कि रहीम माजी में अफगानिस्तान में विल ट्रॉन्टर का मुतरज्जिम था और यही वो शख्स था जिसके लिए ट्रॉन्टर ने अपनी जान खतरे में डालकर इंग्लैंड में महफूज पनाह का इंतजाम करवाया था। ये इंकशाफ केस को एक बिल्कुल नई सिमत दे देता है और रहीम का किरदार पहले से कहीं ज्यादा अहम नजर आने लगता है। चीफ सुपरिटेंडेंट जोजाना ग्रीनफील्ड अपनी टीम के साथ मेजर विल ट्रॉन्टर के घर पर छापा मारती है। वहाँ उन्हें बम बनाने का सामान और अफगानिस्तान में रॉकेट हमलों से होने वाली हलाकतों से मुताल्लिक अखबारी तराशे और दस्तावेजात मिलते हैं। इन शवाहिद से उन्हें यकीन हो जाता है कि ट्रॉन्टर इस पूरी साजिश में मुलव्वस था। दूसरी तरफ विल ट्रॉन्टर, योर्गोस जॉर्ज कारिलेस और रहीम अलग अलग परवाजों के जरिए इस्तांबुल तुर्की पहुंचते हैं, जहां तीनों एक खुफिया मकाम पर मिलते हैं। मुलाकात के दौरान कारिलेस ट्रॉन्टर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने बर वक्त पहुंचकर उसकी जान बचाई। इस पर ट्रॉन्टर इंकशाफ करता है कि बम उसी ने जानबूझकर उस वक्त धमाके से उड़ाया था जब पुलिस की तमाम तवज्जो कारिलेस पर मरकूज थी, ताकि एक बड़ा हंगामा पैदा हो और उनका असल मंसूबा कामयाब हो सके। इसके बाद तीनों असली हीरे एक निहायत अमीर खरीदार के सामने पेश करते हैं। खरीदार माहिरीन से तस्दीक करवाता है कि हीरे वाकई असली हैं और उनके बदले एक बड़ी रकम की पेशकश करता है। इब्तिदा में कारिलेस इस पेशकश को मुस्तरद कर देता है क्योंकि उसे कीमत कम लगती है, लेकिन जब खरीदार रकम मजीद बढ़ा देता है तो वो सौदा मंजूर कर लेता है। मामला तय होने के बाद तीनों रकम आपस में बराबर बराबर तकसीम करते हैं। हर एक के हिस्से में 30 मिलियन आते हैं। अपना अपना हिस्सा लेने के बाद वो एक दूसरे से अलविदा कहते हैं और अलग अलग रास्तों पर रवाना हो जाते हैं। फ्लैशबैक चंद साल पहले कहानी माजी में अफगानिस्तान का रुख करती है। उस वक्त कारिलेस खुफिया तौर पर हीरे निकालने, डायमंड हार्वेस्टिंग के काम में मसरूफ था, जबकि विल ट्रॉन्टर और रहीम बरतानवी फौज के साथ खिदमत अंजाम दे रहे थे। अचानक मुसल्लह अफराद कारिलेस को अगवा कर लेते हैं। इसी दौरान ट्रॉन्टर और रहीम वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होता है बम फट जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल साकित खड़ा रहता है। इसी दौरान अगवाकारों की एक गाड़ी एक दूसरी बारूदी सरंग से टकरा जाती है और जोरदार धमाके से तबाह हो जाती है। इस अफरा तफरी में कारिलेस को फरार होने का मौका मिल जाता है। वो भागकर ट्रॉन्टर के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि वो यहाँ हीरे हासिल करने आया था, लेकिन उसका अपना बॉस इसके खिलाफ हो गया है और अब उसे भी मारना चाहता है। जिंदा बचने की खातिर दोनों फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। रहीम दुश्मनों पर मुसलसल फायरिंग करके उन्हें रोके रखता है, जबकि ट्रॉन्टर कारिलेस को हिदायत देता है कि बारूदी सुरंग को किस तरह महफूज तरीके से नाकारा बनाया जाए। कामयाबी से बम को गैर फाल करने के बाद तीनों वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक आखिरी ग्रेनेड भी फट जाता है जिससे उनकी जान बाल बाल बचती है। यही वाकया उन तीनों के दरमियान ऐसा एतमाद पैदा करता है जो कई साल बाद लंदन में होने वाली पूरी बैंक डकैती और हीरों की मंसूबाबंदी की बुनियाद बनता है।